हेलो फ्रेंड्स, मैं मदन सर। गुड इवनिंग। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर अपने आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ताक्षणिक शक्ति या औसत शक्ति। शक्ति क्या होती है? अपने पास धारा और जो वोल्टता है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे अपने क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर अपने जनरल बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है अपने पास? VI, यानी वोल्टता व धारा का जो गुणनफल है वो अपने पास क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। परंतु प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा, इन दोनों के मान हैं वो समय के साथ निरंतर क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। और निरंतर अगर बदलेंगी तो इसका मतलब V और I की वैल्यू अगर बदलेगी तो P का मान भी निरंतर क्या होता रहता है? बदलता रहता है। परंतु सबसे पहले अपने यहाँ पर ताक्षणिक शक्ति की बात करेंगे। तो ताक्षणिक शक्ति अपने पास एक निश्चित क्षण पर, यानी समय अंतराल, यानी आपके पास क्या है? बहुत ही कम समय है। अपने पास एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो शक्ति होती है उस शक्ति को अपने क्या कहते हैं? ताक्षणिक शक्ति कहते हैं। इसलिए अपने इस क्वेश्चन के अंदर कॉमन सर्किटों की ताक्षणिक शक्ति निकालेंगे। जो आर है, एल है, सी है, चाहे आरएलसी श्रेणी परिपथ है। पहले मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में जब मैंने आपको आर करवाया है, एल करवाया है या सी करवाया है, उनके अंदर भी मैंने आपको औसत शक्ति और ताक्षणिक शक्ति है वो दोनों निकलवाई हुई है। तो जब अपनों ने वहां पर निकाला है और जो अपने आज निकाल रहे हैं, इनके जो रिजल्ट हैं वो अपने पास क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो अपने एक क्वेश्चन मानकर भी कर सकते हैं और उनको वहां पर भी अलग अलग भी क्या कर सकते हैं? अपने निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। तो इसका मतलब अपने सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे? ताक्षणिक शक्ति। अगर मैं यहाँ पे ताक्षणिक शक्ति की बात करूं तो मेरे को पता है कि वोल्टता की इक्वेशन माननी पड़ेगी। तो किसी समय स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, इसको मान लेते हैं V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तथा धारा का समीकरण। अब जब अपने धारा का समीकरण निकालेंगे तो वहां पर भी प्रत्यावर्ती और वोल्टता का समीकरण आपको दिया जाता था और धारा की समीकरण अपने क्या करते थे? निकालते थे। तो वो कैसे आती थी समीकरण अपने पास? कि धारा का जो समीकरण आता था आर के लिए जब आपने पढ़ा था, तो इसका मतलब आर के लिए दोनों के फेज क्या थे? सेम थे, वोल्टता और धारा के। एल के लिए पढ़ा तो अपने पास ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वेशन आई थी और सी के लिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आई थी। यानी वोल्टता से धारा पाई बाई टू पीछे थी, किसमें? एल में। और सी था उसमें वोल्टता से धारा पाई बाई टू कोण क्या थी? आगे थी। तो यहां पर मैं मानता हूं कि जो धारा की इक्वेशन है, अब अगर अपने को ये चीज पता नहीं है पहले से तो अपने ये मान लेते हैं या तो थीटा डिग्री पीछे थी या थीटा डिग्री अपने पास आगे थी। तो मैं मान लेता हूं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी अपने ले सकते हैं। ये अपने पास दो इक्वेशन आ गई। अब मैं यहां पर निकालता हूं ताक्षणिक शक्ति। ताक्षणिक शक्ति ये होती है मेरे पास P इक्वल टू VI। अब मेरे पास वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? यहाँ पे P इक्वल टू V कितना है मेरे पास? V0 साइन ओमेगा टी। I कितना है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। P की बात करता हूं मैं, V0 I नॉट साइन ओमेगा टी। इस आई नोट को मैंने पहले लिख दिया और साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। अब अपने यहां से इसको देखें, ये साइन ए है, ये साइन बी है। तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं यहाँ पे
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब अपने ये डाटा पुट कर देंगे इसके अंदर जो अपनों ने इस फॉर्मूले में लगाया है। तो डाटा पुट करने के लिए P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन मेगा टी। अब यहाँ पे मैं ब्रैक डाल देता हूं, इसको साइन ए माइनस बी का सूत्र लगाता हूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ये मैंने यहाँ पे साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा दिया। तो P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस वी नॉट आई नॉट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास साइन मेगा टी कॉस मेगा टी साइन थीटा। इस स्टेप को अपने को यहां से देखना है, इस वाले को। अपने एक मैथ में फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसको अपने लिखते थे साइन 2 थीटा। तो इसको 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे 2 की कमी है, तो मैं आगे वाले स्टेप के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। तो P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन मेगा टी कॉस मेगा टी साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 मेगा टी साइन थीटा। तो ये अपने पास यहाँ पे किसकी इक्वेशन बनी है, ताक्षणिक शक्ति की। अब यहाँ पर अगर अपने को औसत शक्ति निकालनी है तो अपने क्या करेंगे, औसत शक्ति, मैं इक्वेशन वापस लिख रहा हूं भाई, P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 मेगा टी साइन थीटा। ये आपके पास ताक्षणिक शक्ति निकली थी। अब जब इसके औसत शक्ति की बात करें तो औसत शक्ति में जो फंक्शन है समय पे जो निर्भर कर रहे हैं उनकी वैल्यू रखेंगे अपने एक चक्कर के लिए। जो फंक्शन अब इसमें देखेंगे कि समय पे अपना फंक्शन है वो कौन सा डिपेंड कर रहा है, एक तो स्मॉल आई टी, तो ए फंक्शन समय पे डिपेंड कर रहा है, इस पे मैंने बार लगा दिया। इस वाले स्टेप में साइन 2 मेगा टी डिपेंड कर रहा है। अब इनकी आपको एक चक्कर के लिए वैल्यू निकालनी है। जैसे अपने पीछे की क्लास के अंदर आरएमएस वाला जो डेरिवेशन किया था आईआरएमएस, उसके अंदर अपनों ने साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया था। रूट अगर नहीं लगाएं, साइन स्क्वायर को ही सोल्व करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 और साइन 2 मेगा टी की एक चक्कर के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0। जैसे एक चक्कर के लिए अपनों ने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाला था, कितना आया था, 0। तो ये 2 तो यहाँ पे क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। तो ये दोनों डेरिवेशन अपने इनके जो इंटीग्रेशन है ये अपने पीछे की क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो मैं एक चक्कर के लिए बात करूं, एक चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए साइन स्क्वायर जो मेगा टी है उसका मान होता है 1/2 और साइन 2 मेगा टी है इसका मान होता है 0। अगर इनको डेफिनेशन से निकालें तो अपने इंटीग्रेशन कर सकते हैं 0 से टी साइन स्क्वायर मेगा टी डी टी
और बाई टी एक चक्कर के लिए निकालें, और इसका भी अगर एक चक्कर के लिए निकालें तो एक चक्कर के लिए निकालेंगे तो इसका मान अपने पास कितना आएगा, 0। यहाँ पर मैं ये डेरिवेशन आपको सोल्व नहीं करवा रहा क्योंकि ये अपने पीछे आरएमएस और एवरेज वैल्यू में कर चुके हैं। अब अपने इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखें तो अपने पास P इक्वल टू P, औसत में मैं इस पे बार लगा देता हूं, P इक्वल टू, या मैं इसको लिख देता हूं एवरेज, P एवरेज, एवरेज का मतलब औसत, इक्वल टू V नॉट I नॉट, इसकी वैल्यू हुई 1/2 कॉस थीटा माइनस V नॉट I नॉट बाई 2, इसकी वैल्यू 0 साइन थीटा। तो ये पूरा स्टेप इधर वाला क्या होगा, 0। तो P एवरेज इक्वल टू V नॉट, 2 को लिख सकते हैं अपने √2 I नॉट √2 कॉस थीटा, माइनस वाली टर्म क्या हो गई, 0। तो अपने यहां से क्या बना, इसको मैंने 2 को लिख दिया √2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो P एवरेज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपने VRMS IRMS cos थीटा। तो P एवरेज इसको लिख सकते हैं, VI का मल्टीप्लाई क्या होता है, पावर, तो PRMS cos थीटा। अब अपने यहाँ पे ये जो आया है, ये आपके पास कौन सी शक्ति है, औसत शक्ति। ये अपने पास है आभासी शक्ति, और ये जो cos थीटा है इसे कहते हैं अपने शक्ति गुणांक, यानी ये टर्म्स आ गई अपने पास। अब अपने अगर यहां से cos थीटा का मान निकालते हैं शक्ति गुणांक का, तो औसत शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात है उस अनुपात को अपने क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। इतना रिपीट कर रहा हूं मैं कि अपने पास औसत शक्ति या शक्ति क्या होती है, अपने पास वोल्टता और धारा का गुणनफल क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता और धारा के मान क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, जिसलिए आपके पास शक्ति का मान भी निरंतर क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो ताक्षणिक शक्ति निकालने के लिए एक निश्चित क्षण पर मैंने प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण और धारा का समीकरण माना है, क्योंकि अपने को पता है कि वोल्टता से धारा, या तो अपने पहले पढ़ा था कि π/2 कोण क्या थी, आगे या क्या थी, पीछे। तो उस एंगल को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, थीटा मान लिया। फिर मैं P इक्वल टू क्या है, VI, ताक्षणिक निकालने के लिए मैंने दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। इसमें V नोट I नोट साइन मेगा टी माइनस थीटा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया साइन A माइनस बी का। साइन A माइनस बी क्या होता है, साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। तो साइन मेगा टी कोस थीटा माइनस कोस मेगा टी साइन थीटा। सोल्व करने पे अपने पास ये स्टेप आ गया है। अब यहाँ पर साइन मेगा टी कोस मेगा टी, तो मैं इसका फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी यहाँ पे अपनों ने साइन 2 मेगा टी का फॉर्मूला लगाया, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास 2 की कमी है तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि ये फॉर्मूला किसका बन जाए, साइन 2 मेगा टी साइन थीटा। तो ये अपने पास ताक्षणिक शक्ति निकल गई टी टाइम पे। जब अपने यहाँ पे औसत शक्ति की बात करेंगे तो औसत शक्ति में जो फलन अपने समय पे निर्भर कर रहे हैं उनके मान एक चक्कर के लिए रखेंगे। तो इसमें साइन स्क्वायर मेगा टी और साइन 2 मेगा टी टाइम पे निर्भर कर रहे हैं, तो इनकी एक चक्कर के लिए वैल्यू 1/2 और इसकी कितनी होती है, 0 होती है। ये मान मैंने यहाँ पे पुट किया, तो ये स्टेप जो सेकंड स्टेप है ये पूरा कितना हो जाएगा अपने पास, 0। V नॉट I नॉट 1/2 cos थीटा, cos थीटा, फिर 2 को लिख दिया मैंने √2 तो V नॉट बाई √2 क्या होता है, VRMS, I नॉट बाई √2 क्या होता है, IRMS, cos थीटा यहाँ पे क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। तो अपनी एवरेज शक्ति, तो ये क्या आ जाएगी, PRMS cos थीटा। अब मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूं।
अब यहां से देखिए अपने निकालते हैं कोस थीटा। कोस थीटा निकालें तो कोस थीटा मेरे पास आ रहा है पी एवरेज अपॉन पी आर एम एस। इसका मतलब कोस थीटा यहाँ पे क्या है, शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक निकालें तो ये कौन सी शक्ति है अपने पास, औसत शक्ति, और ये अपने पास कौन सी है, आभासी शक्ति। यानी यहाँ पे कोस थीटा निकाला तो औसत और ये अपोन में चला जाएगा आभासी। तो यहां से कोस थीटा शक्ति गुणांक है तो क्या परिभाषा बनी, औसत शक्ति व आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। यहां से अपनों ने एक परिभाषा लिख दी है किसकी, शक्ति गुणांक की। अब एक फॉर्मूला मैंने जब अपनों ने आरएलसी परिपथ किया था श्रेणी, उस टाइम मैंने टेन थीटा निकलवाया था, वहां पे मैंने कोस थीटा निकलवाया था। वो इस वजह से निकलवाया था कोस थीटा क्योंकि वहां पर अपने को पता नहीं था कि कोस थीटा क्या है, परंतु आज के क्वेश्चन में अपने को ये पता चल गया कि कोस थीटा क्या था, शक्ति गुणांक। तो वो फॉर्मूला लिखें कोस थीटा का, तो वो मैंने करवाया था आर बाई जेड या आर अपॉन जेड रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 मेगा सी का स्क्वेयर। तो यहां पर भी परिभाषा बन सकती है प्रतिरोध व प्रतिबाधा का अनुपात, प्रतिरोध व प्रतिबाधा का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। तो यहां से भी अपने एक परिभाषा लिख देंगे कि प्रतिरोध व प्रतिबाधा का जो अनुपात है उस अनुपात को अपने क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। इसके बाद अपने इसकी केसेज को सॉल्व करते हैं। अपनी फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। अब मैं पीछे वाली क्वेश्चनों का जिक्र करूंगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो अपने पास जब मैंने v इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन मानी थी v नॉट साइन मेगा टी, जब मैंने r करवाया तो इसमें i की इक्वेशन आई i नॉट साइन ओमेगा टी। जब मैंने उसके बाद l करवाया तब i की इक्वेशन आई i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। जब मैंने c करवाया तो i की इक्वेशन आई i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहां से क्या कह सकते हैं अपने कि आर का फेज कितना है, मेगा टी, नहीं सॉरी, वोल्टता का फेज कितना है, मेगा टी, और आर के लिए धारा का फेज भी कितना है, मेगा टी। दोनों की कलाएं क्या है, सेम है। इसलिए शुद्ध प्रतिरोध के अंदर वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद अब अगर बात करें एल के लिए, तो वोल्टता से धारा पाई बाई टू कोण क्या है, पीछे है, तो धारा से वोल्टता पाई बाई टू कोण क्या होगी, आगे होगी। इसकी बात करें वोल्टता से धारा पाई बाई टू कोण क्या है, आगे है, तो धारा से वोल्टता पाई बाई टू कोण क्या है, पीछे है। कुछ भी बोल सकते हैं अपने। तो मैंने जब केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा है तो इसकी इक्वेशन अगर अपने बनाए तो अपने पास क्या आएगी, P एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस थीटा। थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, आर के लिए कितनी है, शुद्ध प्रतिरोध के लिए 0। तो P एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस 0 की वैल्यू 1। तो इसका मतलब यहां से क्या रिजल्ट आया अपने पास, P एवरेज इक्वल टू
VRMS, IRMS। तो इसका मतलब शुद्ध प्रतिरोध होता है, उसकी जो औसत शक्ति होती है वो VRMS और IRMS के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है, या आपने इसे बोल सकते हैं कि सबसे अधिकतम होती है। तो इसका मतलब शुद्ध प्रतिरोध के लिए शक्ति औसत शक्ति से शुद्ध प्रतिरोध के लिए औसत शक्ति से अधिकतम होता है। यहाँ पे अपने ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अब अपनी बात करते हैं एल की। सेकंड पॉइंट, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकता लगा हो तो इसकी बात करते हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे, P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos थीटा। थीटा की बात करते हैं तो अपने बोल सकते हैं यहाँ से धारा से वोल्टता से धारा π/2 क्या है, पीछे है, तो धारा से वोल्टता π/2 क्या होगी, आगे होगी। तो अपने यहाँ से थीटा मान लेते हैं, आगे है तो अपने पास कितना हो जाएगा, π/2। तो P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos π/2। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos π/2 क्या होता है, 0। तो पूरी टर्म क्या होगी, 0। तो P एवरेज कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब शुद्ध प्रेरकताओं का औसत शक्ति से कितना होता है, 0 होता है। शुद्ध प्रेरकताओं का औसत शक्ति से 0 होता है। अब अपने यहां से बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो 3rd केस में लेता हूं, जब परिपथ में केवल शुद्ध संधारित्र लगा हो। अगर शुद्ध संधारित्र लगा है तो अपने क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos थीटा। वोल्टता से धारा π/2 क्या है, आगे है, तो धारा से वोल्टता π/2 क्या है, पीछे है। तो अपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू है -π/2। तो P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos -90। cos में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो अपने पास इसकी वैल्यू भी कितनी है, 0। तो एवरेज कितनी आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब शुद्ध प्रेरकता है, चाहे अपने पास शुद्ध संधारित्र है, दोनों का जो औसत शक्ति से है वो अपने पास कितना होता है, 0 है। इसका मतलब शुद्ध प्रतिरोध है, उसका औसत शक्ति से क्या होता है, अधिकतम। चाहे आपके पास L की बात करें, चाहे आपके पास C की बात करें, इसका औसत शक्ति से कितना आया है, 0 हुआ है। जब मैं यहाँ पे L की बात करता हूं तो L शुद्ध प्रेरकताओं का औसत शक्ति से क्या होता है, 0 होता है। ऐसे परिपथों में जो बहने वाली जो धारा होती है उस धारा को कहते हैं वाटहीन धारा। वाटहीन धारा या इसका दूसरा नाम है कार्यहीन धारा। कार्यहीन का मतलब वाटहीन या कार्यहीन धारा, जो काम नहीं आती।
इसका मतलब ये जो कार्यहीन या भाटहीन धारा है ये अपने पास मानी हुई है। ऐसा नहीं है अपने पास कि कोई भी परिपथ में अपने धारा प्रवाहित करें एल में और औसत शक्ति से 0 हो, ऐसा कोई भी परिपथ अपने पास नहीं हो सकता। औसत शक्ति से कुछ न कुछ होगा जरूर, परंतु अपने पास उसको कम कर सकते हैं, परंतु उसको 0 नहीं कर सकते। तो ऐसे परिपथों में बहने वाली जो धारा होती है उस धारा को भाटहीन धारा या कार्यहीन धारा कहते हैं। ये धारा एक तरह से आइडियल है, काल्पनिक है, ये धारा मानी हुई है, परंतु ये धारा वास्तव में नहीं होती। इसका अपने नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे, भाटहीन धारा और कार्यहीन धारा क्या होती है। हल्का सा मैंने आपको इसका व्यू दिया यहाँ पे। अब मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करता हूं यहाँ पे। LCR परिपथ के लिए, अगर LCR के लिए देखें तो P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos थीटा। ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है IR, तो P एवरेज इक्वल टू IRMS, R की जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे Z, क्योंकि RLC परिपथ में R की तरह कौन काम करता है Z, और यहाँ पे आ जाएगा IRMS cos थीटा। तो P एवरेज इक्वल टू IRMS स्क्वायर Z cos थीटा। तो ये अपने पास जो शक्ति आई है P एवरेज, ये कौन से परिपथ के लिए निकली है अपने पास, RLC परिपथ के लिए अपनों ने ये औसत शक्ति निकाली है। तो इसका मतलब केस में अपने को क्या मिला है कि जो शुद्ध प्रतिरोध होता है उसके लिए औसत शक्ति से अधिकतम होता है, L के लिए और C के लिए औसत शक्ति से अपने पास क्या है 0 होता है, और RLC परिपथ के लिए औसत शक्ति IRMS स्क्वायर Z cos थीटा के इक्वल आती है। और जो अपनों ने L पढ़ा है उसका औसत शक्ति से अपने पास कितना आया है 0 आया है। इस समय परिपथ में जो बहने वाली जो धाराएं होती हैं उस धाराओं को अपने क्या कहते हैं, भाटहीन धारा या कार्यहीन धारा कहते हैं। तो अपने पास इस तरीके से अपने आज के लेक्चर के अंदर औसत शक्ति और ताक्षणिक शक्ति के मानों को ज्ञात किया है, R परिपथ, L परिपथ और C परिपथ और RLC श्रेणी परिपथ के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं। थैंक यू।